मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए जबरदस्त, सर, ये बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। मीडिया ये कहना चाह रही कि ईरान और इंडिया के रिलेशन इसलिए बेहतर हो रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये मकसद है ना कहने का। और भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, अपनी गलतफहमियां पहले दिमाग में से निकालिए। ईरान से इंडिया उस टाइम में पेट्रोल ले रहा था कि जब पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और पूरी दुनिया ने मना कर दिया था ईरान से पेट्रोल लेने के लिए। ने मना किया था। जी सर, मैं मुख्तलिफ तरीके से बताता होता हूँ कि पूरी दुनिया से जब मना कर दिया गया कि ईरान से पेट्रोल नहीं लेना, इंडिया उस टाइम भी पेट्रोल ले रहा था। अच्छा, मैं पूरे यूट्यूबर्स, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया सबसे ये पूछना चाहूँगा, राम मंदिर पे बड़े प्रोग्राम हुए, बड़ी बातें हुई, बड़े इंटरव्यू हुए, किसी को ये याद है कि सब भूल चुके हैं कि उसके बीच में सिखों का क्या किरदार था, सिखों के क्या मामला थे, सिखों ने उसमें क्या अपना किरदार अदा किया, और अंग्रेज़ों को किस तरह उन्होंने अंग्रेज़ों के आगे इhtजाज किए राम मंदिर के लिए। दूसरी साइड पे इंडिया में भी इलेक्शन होने वाले हैं, आप क्या कहते हैं कि वहाँ पे कौन इस दफ़ा इलेक्शन जीतेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या कौन सी पार्टी जीतेगी? देखिए, इंडिया में मोदी साहब का मुकाबला नहीं है, ठीक है ना उनसे कोई जीत सकता। देखिए, मोदी साहब लोगों के दिलों में, उनकी रूह में, उनकी आत्मा में, उनके दिमाग में बस चुके हुए हैं, क्योंकि मोदी साहब की ना औलादें हैं, ना उनकी फैमिली है, ना उनके बाद किसी ने वज़ीर आज़म बनना है। लोग ये समझते हैं, हमारी तरह नहीं लाइनें बनी हुई हैं, आज नवाज शरीफ साहब, कल उनकी बेटी, परसों उनका भाई, तरसों उनका बच्चा, उधर ऐसा चक्कर कोई नहीं है। सर, मैं अब ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चले अब निकलवा दीजिए। उस टाइम के मौजूदा जो आर्मी चीफ थे ना, वो पता क्या कहते थे बंगालियों को? यू ब्लडी सिविलियन। ठीक है, यानी कि ये एक आम आदमी कुत्ता पिल्ला, इसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन आज उसी बांग्लादेश की करेंसी हमारे से ज्यादा है, और ये कहते थे कि इनसे जान छुड़ाओ, ये बुरे लोग हैं, इनसे जान छुड़ाओ। बुरे नहीं, 2% 2% के लोग हैं, इनसे जान छुड़ाओ। ये हमारे आर्मी चीफ उस टाइम ये कहा करते थे, और शेख मुजीब कहा करते थे कि हमने पाकिस्तान को नहीं तोड़ना। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज बहुत दिन बाद हमारे साथ आबिद भाई मौजूद हैं और टॉपिक बहुत ही सीरियस है। ईरान और पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पहले ये खबर आई कि ईरान ने पाकिस्तान पे मिसाइल अटैक किया, फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, फिर पाकिस्तानी मीडिया पे ये बताया गया कि नहीं भाई, हम तो ब्रदर कंट्री हैं, मुस्लिम ब्रदर कंट्री हैं, सारे मामला ख़त्म हो गए हैं, रिलेशन बेहतर हो गए हैं। लेकिन अब फिर खबर आ रही है कि ईरान में पंजाबी तकरीबन 7 से 9 के करीब जो पंजाबी हैं जिनको कत्ल किया गया है, और हालात फिर से कुशीदा हो चुके हैं। इस पर बात करेंगे। दूसरी साइड पे ईरान और पाकिस्तान के इस कन्फ्लिक्ट में इंडिया का क्या रोल है? इंडिया क्या ईरान की हेल्प कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, या फिर इसके अलावा जैसे देखा जाए अभी रिसेंटली ईरान की एक शिप को जो है वो सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हाईजैक किया। इंडियन नेवी ने जिस तरीके से बहादुरी से 17 के करीब जो उनसे ईरान के क्रू मेंबर हैं उन्हें बचाया, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई, ये सारी बातें टॉपिक इंशाल्लाह करेंगे, जो आपने बातें की हैं वो सवालों के जवाब भी देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ के ऊपर अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप लोग इस्लामाबाद गए, वहाँ रंग बलोच का जो एक बलोचिस्तान के लोगों का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, जो उनको जलील किया जा रहा था, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। आप लोग उधर गए, आपके साथ यूनिवर्सिटी के लोग ज्वाइंट थे, वो एक फीमेल ज्वाइंट थी जिसका इंटरव्यू मैंने देखा आपके साथ, और वो प्रॉपर बोले। और मैं आपकी हिम्मत को ये दाद देना चाहता हूँ, देखिए पाकिस्तान के चैनल्स या पाकिस्तान के यूट्यूब पर किसी की जरूरत नहीं थी कि उधर जाके प्रॉपर एक प्रोटेस्ट किया जाए यूट्यूबरों में, और आप लोगों ने प्रॉपर वो सुनिए भाईजान, आपने प्रॉपर वो प्रोटेस्ट किया। आपके साथ वो सिंध की जो एक लेडी थी जो बड़ा बोल रही थी, जो इधर पंजाब में, मैं आपको क्लियर करता चलूंगा, वो पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे, जो हमारा ग्रुप है, हम सब इकट्ठे हुए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, और भी जितनी पाकिस्तान की बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से लोग इकट्ठे हुए और हमने प्रोटेस्ट किया। आबिद भाई, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी थी, और भी बहुत कुछ वहाँ पे कर सकते थे। शुएब भाई, वो बलोचिस्तान वाले वो मजलूम लोग हैं जिन्हें हम बेचारा भी कह सकते हैं, जिन्हें हम मजलूम भी कह सकते हैं, जिनके जुल्म और सितम की दास्तान जो है ना
हम लोग प्रॉपर नहीं बता सकते सर। और जब वो लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पे आते हैं तो आप उन्हें गद्दार कहते हो, आप उन्हें रॉ के एजेंट कहते हो, आप उन्हें इंडिया के एजेंट कहते हो। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा मेरे भाई। खैर आबिद भाई, ये एक बड़ा मतलब हट के टॉपिक है और इसके ऊपर प्रॉपर हम सीरीज कर रहे हैं, प्रॉपर वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो ईरान का इशू चल रहा है, पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा है, दो मुस्लिम कंट्रीज हैं आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान की मीडिया में ये बताया जा रहा है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है जी ईरान को पाकिस्तान के शुएब भाई, ये तो सरासर प्रोपेगेंडा और गलत बात है। देखिए जो जेन्युइन बात है ना, रियलिटी को सामने लेके आओ। क्यों डरते हो आप? ईरान को आप ये कहना चाह रहे हो या मीडिया ये कहना चाह रही है कि ईरान और इंडिया के रिलेशन इसलिए बेहतर हो रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये मकसद है ना कहने का। हाँ, ये और भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, अपनी गलतफहमियां पहले दिमाग में से निकालिए। ईरान से इंडिया उस टाइम में पेट्रोल ले रहा था कि जब पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और पूरी दुनिया ने मना कर दिया था ईरान से पेट्रोल लेने के लिए। अमेरिका ने मना किया था। जी सर, मैं मुख्तलिफ तरीके से बताता होता हूँ ठीक है। कि पूरी दुनिया से जब मना कर दिया गया कि ईरान से पेट्रोल नहीं लेना, इंडिया उस टाइम भी पेट्रोल ले रहा था। इंडिया उस टाइम भी देखे ना जिस तरह चाबहार पोर्ट बनाया ईरान में। मैं सर वही बताने लगा हूँ। वो पोर्ट आपको पता है कि हमारे सी पैक के बिल्कुल ऑपोजिट है, सामने है, ग्वादर पोर्ट के बिल्कुल सामने है। अच्छा, वो अब उसके अंदर ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है और काफ़ी मुल्क हैं और बड़ा ही आउटस्टैंडिंग किस्म का वो पोर्ट बन रहा है। अच्छा, वो क्यों बन रहा है? वो पाकिस्तान की वजह से बन रहा है। पाकिस्तान के साथ तो आज ईरान के मसले खराब हुए हैं ना। ये तो इंडिया के प्रोजेक्ट कई सालों से चल रहे हैं उनके साथ। तो ये फजूल की बातें। अभी मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त। देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। आज मैं इंडिया के, देखिए मैं पूरी ऑडियंस को, पूरे पाकिस्तान को बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया को, हम सिर्फ इंडिया की तारीफ नहीं करते, जो कुछ कर रहा हो हम उसकी तारीफ करते हैं। ठीक है। अभी आज ये पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर सर, हम पाकिस्तानी फोर्सेस की शुरू में हमने बताया है कि जिस तरह बलूचिस्तान वालों के साथ हो रहा है, लेकिन जहां उनकी तारीफ है हम वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ईरान ने पाकिस्तान पे रॉकेट मारे, पाकिस्तान ने प्रॉपर भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया। ईरान को पता चला कि हमने पाकिस्तान को छेड़ा है। देखिए पाकिस्तान में पूरी दुनिया को पता है गुर्बत है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हालात बहुत बुरे हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन पाकिस्तानी लोग गरीब हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस या आर्मी गरीब नहीं है। हमने सारी जिंदगी दी है सर हाँ। हमने सारी जिंदगी आर्मी को तो दिया है। हमारा डिफेंस इतना को मजबूत हो चुका हुआ है, चाहे हमारे बच्चों के पास खाने को पानी रोटी नहीं है, चाहे हमारे घरों में बिजली नहीं है, चाहे हमारे घरों में सुई गैस नहीं है, हम रोटी पकाने से महरूम हैं, लेकिन हमने अपनी फोर्सेस को इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया है कि हमारी फोर्स, आप ईरान के साथ कंपेयर कर लीजिए हमारी फौज को, कि ईरान पाकिस्तानी फौज के आगे कुछ भी नहीं है। नहीं, उसमें ये है, ये तो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक हमारी जो सी आर्मी है तकरीबन 7वें नंबर पे आती है, 7वें 8वें नंबर पे आती है। इंडिया की आर्मी दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आती है, और ईरान की टॉप 10 में भी नहीं है। ये तो एक रियलिटी है। लेकिन आबिद भाई देखा जाए, एक इस टाइम ये कंसेप्ट नहीं है किसकी आर्मी बहादुर है या किसकी आर्मी मजबूत है। कंसेप्ट में हमारा रीजन या बात करने का मकसद ये है कि दो कंट्रीज, नेबर कंट्रीज हैं, आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, ऊपर से मुस्लिम कंट्री है, और तीसरा कंट्री जो कि पूरी दुनिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, ईरान के साथ। बड़ी प्यारी बात ज़हन से मैं बात काट दूं। देखें ये मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट ना सबसे पहले शुएब भाई अपने ज़हन से निकालिए। ये मुस्लिम वाला कोई चक्कर नहीं होता, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये हमारे मीडिया ने बनाया हुआ है, हमारे मस्जिद के मुल्लाओं ने जुम्मे वाले दिन बनाया हुआ है जो खिताब देते हैं। देखिए मुस्लिम उम्मा वाला कोई चक्कर नहीं है, ये सब झूठ है। आप सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, ठीक है, आप ईरान को ले लीजिए, आप यूएई को ले लीजिए, अभी अफगानिस्तान बांग्लादेश को ले लीजिए, अफगानिस्तान बांग्लादेश को भी ले लीजिए। अब ये सब मुस्लिम उम्मा है ना, हम इनके बीच में है, ये हमारे साथ साथ ही हैं सभी। अब मुझे बताएं कि कितने मुल्कों के मैंने नाम लिए हैं, हमारे पाकिस्तान के इन मुल्कों में किस किस मुसलमान के साथ रिलेशन बेहतर है, कौन से मुल्क के साथ बेहतर है? एक सेकंड सर, एक सेकंड, ठीक है, थोड़ी सी बात शुएब भाई कंप्लीट होने दें, उसके बाद आप बोलिए। देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारा पंगा, बांग्लादेश के, ओए होए बांग्लादेश का नाम ज़हन में आ गया। अभी बांग्लादेश के लिए 5 मिनट आप मुझे दीजिएगा, मैंने बांग्लादेश के ऊपर बातें करनी है। बांग्लादेश के साथ हमारा पंगा है, उसके बाद ईरान के साथ हमारा पंगा हो गया। मतलब ये है कि अभी सऊदी अरेबिया में देखें कि मक्का में, मदीना में, सॉरी,
इंडिया की एक खातून जो वजीर थी जी। वो मदीना शरीफ गई। ठीक है। तो मकसद ये कि सऊदी अरेबिया और ये जो सारे मुल्क है ना, इन्हें अब समझ आने लगी हुई है कि दुनिया है, दुनिया इस्लाम के साथ पूरी दुनिया है, उसे भी लेके चलना है हम लोगों ने। हम सिर्फ इस्लाम को लेके चलें, इस्लाम को लेके चलें तो फिर अपने घर जो ही रह जाएंगे। नहीं, उससे इस्लाम आगे को नहीं जा लेके सकते हम चले लोग। जरूर, लेकिन अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ मैं फुल प्रैक्टिस करूँ, नमाज पढ़ूं 5 वक्त की, सर, कुरान इस्लाम- पाक, लेकिन देखिए- उसे हर दुनिया के हर रिलेशन के साथ शुएब उसे भाई, हम लोग मुसलमान हैं, हम ला इलाहा पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे दिलों से इस्लाम या दीन नहीं निकल सकता। लेकिन रियलिटी को देखें, जहां मैं लेके जाना चाह रहा हूं ठीक आपको, मुस्लिम उम्मा कहां गई? आप ईरान पाकिस्तान के ऊपर बम फेंक रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान का बांग्लादेश की मैं आपको बात बताता हूँ। बांग्लादेश को सारी जिंदगी हम लोगों ने पता क्या सुना है और क्या हमें बताया गया मीडिया ने, अखबारात ने और पूरी दुनिया ने, मतलब जैसे जैसे हमें बताया गया कि बांग्लादेश तो गद्दार है, ये गद्दार लोग हैं, ये गद्दार होते हैं, ये पाकिस्तान तोड़ना चाहते थे, इन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया। सर, रियलिटी तो कभी देखिए, कभी किताबों को तो पढ़ो, कभी हामिद मीर को तो सुनो कि हामिद मीर क्या बता रहा है, और उसने पूरे रेफरेंस के साथ बताया है। बंगाली कभी एक दिन भी पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते थे सर। अच्छा, बंगालियों को अलग हम लोगों ने किया है। बंगाली तो देख, वो शेख मुजीब साहब जो थे, जो इलेक्शन जीते थे, आपको पता है कि वो तो इधर तरले करते थे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा पाकिस्तान के साथ जीना मरना है। हमने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान बनाया है, हमने पाकिस्तान के टोटे नहीं होने देने, हम पाकिस्तान को अलग नहीं होता हुआ देखना चाहते। ये शेख मुजीब का बयान है, ऑन रिकॉर्ड, इसकी किताबें भी मौजूद हैं। जो किसी ने लेनी हो तो हामिद मीर से जाके ले लीजिए, वो आपको किताबें भी दिखा देंगे। अब उसके बीच में क्या बताया जाता है कि बंगाली जो हैं, देखिए बंगाली कभी भी अलग नहीं होना। अच्छा चलें, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। हमास की और इसराइल की जंग चल रही है। सर, ये बात जरा गौर से सुनिएगा, दिमाग खोल के सुनिएगा। हमास की और इसराइल की जंग चल रही है। अब मुझे ये बताइए कि हमास तो इतना सा, ठीक है, इसराइल दुनिया की सुपर पावरों में से एक पावर है सर। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी है, उसके बाद पता नहीं क्या क्या कुछ है। हमास क्या इतने सी फोर्सेस है? वो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वो फोर्स भी नहीं है किसी कंट्री की। अच्छा, मुझे ये बताएं, कब से जंग चल रही है हमास की और इसराइल की? ठीक है, अभी तक हमास पीछे नहीं हो रहा, ठीक है, और अल्लाह की तरफ से उसकी मदद भी आ रही है। आपको भी पता है कि दाएं बाएं से उसकी प्रॉपर मदद आ रही है, ठीक है, लेकिन वो उसने घुटने नहीं टेके, ठीक है, उसने सिलेंडर नहीं किया, ठीक है, वो पूरा जुड़ा हुआ है, पूरा मुकाबला कर रहा है, चाहे वो उसने तबाह करवा लिया अपना सारा कुछ, लेकिन जुड़ा हुआ है। अब मुझे ये बताइए, जब बांग्लादेश के साथ मामला पाकिस्तान के 1971 में हुए थे, हमारे 93,000 फौजियों ने कैसे सिलेंडर कर दिया? और भाई, ये वो फौजी हैं जो ला इलाहा पढ़ते हैं, हाँ, मतलब ये जज्बे वाले हैं, हाँ। ये तो शहादत कबूल करने वाले लोग हैं। ये तो कहते हैं कि हमारे घरों में 10 बच्चे और तो 10 बच्चों को भी हम शहीद करवा दें। ये तो वो लोग हैं। अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि आपने सिलेंडर कैसे कर दिया? 93,000 फौजी थे यार, 93,000 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा, पाकिस्तान ने 2-3 जगहों पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। एक शुएब अख्तर साहब ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, दुनिया की तेज तरीन बॉल जो है ना, शुएब अख्तर ने फेंकी, नो डाउट। और पाकिस्तानी आर्मी फोर्सेस ने भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि 93,000 अपने फौजी सिलेंडर करवाए। ठीक है, और इंडिया फोर्सेस तो भी बहुत पीछे थी। और मुझे नहीं लगता, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि शुएब अख्तर का भी कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, और हमारी आर्मी ने ये जो रिकॉर्ड बनाया 93,000 सरेंडर का, ये भी कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। मैं इसके ऊपर आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। जो पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ थे, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, और एक इंडियन आर्मी चीफ थे उधर, ठीक है, जब पाकिस्तान के जनरल न्याजी थे 1971 जी हाँ, और इंडियन आर्मी चीफ जनरल अरोड़ा थे, अरोड़ा साहब थे, एक अरोड़ा और हमारे न्याजी साहब। ये दोनों जब बैठ के, जब पैचअप की बात और सिलेंडर के बाद जब पैचअप हो रहे थे, तो एक पूरा एग्रीमेंट था जो इंडिया साइड से एग्रीमेंट था। पाकिस्तान का उस एग्रीमेंट में कुछ नहीं था, क्योंकि आप तो सिलेंडर किए हुए थे, ठीक है, तो फिर शर्तें तो उनकी माननी थी ना आपने, ठीक है। अब उस एग्रीमेंट में क्या लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को एक आज़ाद रियासत तस्लीम करेगा, बनाएगा और उसे मानेगा, और बांग्लादेश से पाकिस्तान माफी मांगेगा। ये सर उस एग्रीमेंट में मैं हामिद मीर साहब से आप पूछ लीजिए। ठीक है, ये लगता है आपने हामिद मीर को बड़ा स्टडी किया। बिल्कुल। अच्छा, वो उसमें लिखा गया था कि बांग्लादेश से पाकिस्तान माफी मांगेगा, जो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, ठीक हो गया, जो आज तक पाकिस्तान ने बांग्लादेश से माफी नहीं मांगी। अब मुझे ये बताइए कि जब इतने बड़े जुल्म और सितम हुए होंगे बांग्लादेश के बीच में, और बंगाली लोग कह रहे हैं कि हमने अलग नहीं होना, ठीक है, हमने पाकिस्तान के साथ रहना, तो माफी मांगने के बजाय उल्टा गद्दार कह दिया। सर, मैं अब ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चले अब निकलवा दीजिए। उस टाइम के मौजूदा जो आर्मी चीफ थे ना, वो पता है क्या कहते थे बंगालियों को? यू ब्लडी सिविलियन। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये एक आम आदमी कुत्ता पिल्ला, इसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन आज उसी बांग्लादेश की करेंसी हमारे से ज्यादा, और ये कहते थे कि इनसे जान छुड़ाओ,
ये बुरे लोग हैं, इनसे जान छुड़ाओ। नहीं, बुरे नहीं, 2% हाँ, के 2% के लोग हैं, इनसे जान छुड़ाओ। ठीक ये है। हमारे आर्मी चीफ उस टाइम ये कहा करते थे, और शेख मुजीब कहा करते थे कि हमने पाकिस्तान को नहीं तोड़ना। ठीक है। तो सर हकीकत बयान कीजिए। देखिए मुझे पता है मुझसे लोग क्यों बुरा बनाते हैं, क्यों मुझे बुरा समझते हैं। क्रिटिसाइज, ये देखें इधर एक सवाल मैं ये भी करूंगा कि भाई एक जो हमारे ऊपर या आपके ऊपर खास तौर पे आता है कि भाई ये क्रिटिसाइज जो है वो पाकिस्तान को हमेशा क्रिटिसाइज करता है, इंडिया इनके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता है। अब वहाँ पे जो यूथ के साथ उन्होंने अपना एक सेशन रखा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, और हमने जो उन्होंने स्टूडेंट के साथ एक सेशन रखा, उन्होंने क्या किया, और हम हमारे प्राइम मिनिस्टर स्टूडेंट के साथ सेशन अभी देखिए जो है मोदी साहब जो हैं, मोदी साहब का स्टूडेंट यानी कि न्यू जनरेशन, यंग न्यू यूथ के साथ वो प्रॉपर एक सवाल जवाब हो रहे थे। और वो देखिए वो सवाल हो रहे वो थे। सख्त सवाल हो रहे थे। और मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ कि उधर उन्होंने अपने आप को इंडिया का 10 साल पुराना प्राइम मिनिस्टर नहीं समझा, उधर वो उन बच्चों के साथ बच्चे बन के और प्रॉपर उनके सख्त सवालों का जवाब दे रहे थे। हमारी तरह नहीं होता कि कोई सख्त सवाल करे तो उसे कहा जाए कि ये बदतमीज है, हाँ। या किसी ने इसे भेज दिया, ठीक है। या काकर साहब साजिश ने है। बकायदा एक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी या लम्स यूनिवर्सिटी में जब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया तो ये कह दिया गया कि भाई आपको क्वेश्चन करने की, मतलब उसे एक तलखल अंदाज में काकर साहब को लेके आते हैं बीच ठीक है। में। देखिए काकर साहब से मैं ये बात करना चाहूँगा, ऑन द रिकॉर्ड कैमरे के बीच में ये बात करना चाहूँगा कि आपको बलोचिस्तान के दर्द तकलीफ नज़र नहीं आ रहे। यार आप तो बलोचिस्तान से हैं, आप उधर पैदा हुए हैं, आपको पता है कि उधर क्या क्या मामलात हो रहे हैं। देखिए एक माँ बहन बुजुर्ग बच्चा कोई सड़क पे निकलता है, देखिए आप पाकिस्तान के वजीर आज़म है, वो आपको अपना मैसेज देना चाह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि मेरा बाप नहीं मिल रहा, मेरा भाई नहीं मिल रहा, मेरी बहन नहीं मिल रही, और हम उन्हें गद्दार करार दे एजेंट कह देंगे। रहे हैं। देखिए हम उन्हें इंडिया का एजेंट कह देंगे। हम कहीं से लूज कर रहे हैं ना, ये चीज़ हम है। कहीं से उन्हें अपना दुश्मन बना रहे हैं। देखिए ना, जिसका बाप गुम हुआ हुआ है, सर सुनिए, वो बच्चा 6 साल 8 साल का है, ठीक है। वो 20 साल बाद जब प्रॉपर जवान होगा, क्या वो पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा? डेफिनेटली ये बड़े से सवाल, और ये सवाल तो हमने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जाके भी किए, ना सिर्फ हमने किए और भी बहुत से लोगों ने किए। और एक और लेकिन चीज़ यहाँ पे बात करता हूँ, जो हमारे जज हैं, हाँ। हमारे जज ने इसके ऊपर पता है क्या बात की? सर ये पढ़ी लिखी बातें हैं, आपका भाई हवाओं में बातें नहीं जी, कर जी। रहा। हमारे जज ने कहा देखिए हमने बांग्लादेश तो गवा दिया, और इससे बलोचिस्तान हमारे हाथ में इस तरह है जैसे हाथ में रेत की मुट्ठी है आपके हाथ ऐसे ही है, वो में, निकल और जाती रेत है। निकल रही है आपके हाथ से, निकल जाएगी। तो ठीक। आपकी मेहरबानी, आप इस रेत को निकलने ना दीजिए। और इस रेत को जितना बलोचिस्तान को दबाया बचाएं। जाएगा, इस रेत वाली मुट्ठी को जितना दबाया जाएगा, रेत उतनी जल्दी और निकलेगी। बलोचिस्तान हमारा है, ठीक है। बलोचिस्तान वालों का, ये पाकिस्तान है, ये पंजाब भी बलोचिस्तान वालों का है। क्या समझते हैं आने वाले टाइम में ईरान के और पाकिस्तान के रिलेशन मजीद कशीदगी की तरफ जाते नजर आएंगे? क्योंकि देखें जिस तरीके से इंडिया और ईरान के रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, आपस में मतलब पूरे खिते में यूनिटी की तरफ लोग आ रहे हैं, और हम आइसोलेट होते जा रहे हैं, अलहदा होते जा रहे हैं। देखिए ईरान के साथ हमारा एक भाइयों वाला सिलसिला था, दोस्ती वाला सिलसिला था। अंदरूनी मामला जो है ना, उनके ऊपर ना आप बोल सकते हो, ना मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। ना मेन स्ट्रीम मीडिया बोल सकती है। तो अंदरूनी मामलात में हमने अपने भाइयों को कैसे नाराज कर दिया, ये भी तो सोचिए कि हमने उन्हें क्या तकलीफ दी है, क्या ऐसा कुछ किया है कि वो हमारे ऊपर सीधा उन्होंने अटैक ही कर दिया। ठीक है। हमने ऐसा क्या कर दिया? देखें हकीकत तो ये है कि ईरान हमारा ब्रदर मुल्क है। लेकिन उनका ये ब्लेम, वो ये कहते हैं कि भाई जो ईरान के ऊपर अटैक करते हैं टेररिस्ट, वो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं। यही पाकिस्तान कह रहा है कि ईरान में हमने पाकिस्तान टेररिस्ट में मार छुपे दिए। वो भी यही कहते हैं, इंडिया भी ये कहता है कि टेररिस्ट पाकिस्तान में, अफगानिस्तान भी ये कहता है, अमेरिका भी ये कहता है। तो देखें हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना, सोचने वाली हमें बात भी तो है उन्हें पकड़ना कि चाहिए। अफगानिस्तान को भी हमसे इशू इस्लामिक कंट्री है, ईरान को भी हमसे इशू इस्लामिक कंट्री है। उसके अलावा इंडिया की बात करें जी, इंडिया पे तो हमने हमेशा ब्लेम डाला है, लेकिन इंडिया ने अगर अजमल के साहब की बात करें, वो कहाँ से गया ये हामिद मीर साहब को पता है। और फिर कुछ लोग जो पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ तो गए हैं, मतलब माइक पकड़ लिया, लेकिन उन्हें हिस्ट्री का कुछ नहीं पता, उन्हें बिल्कुल हिस्ट्री के हवाले से नॉलेज नहीं है, उन्हें ये तक नहीं पता कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कब बना था। वो ये बात करते हैं कि भाई, मेरे जेहन में एक सवाल है, वो मेरे जेहन से निकल जाएगा, तो वो मैं आपसे करना जी। चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आप ट्रेंडिंग मेरे ही राम मंदिर के ऊपर आपके चैनल प्रॉपर ट्रेंडिंग मेरा मैं देखता रहा हूँ ये ठीक चीज़। है। अच्छा, मैं पूरे यूट्यूबर्स, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया सबसे ये पूछना चाहूँगा, राम मंदिर पे बड़े प्रोग्राम हुए, बड़ी बातें हुई, बड़े इंटरव्यू हुए, किसी को ये याद है कि सब भूल चुके हैं कि उसके बीच में सिखों का क्या किरदार था, सिखों के क्या मामला थे,
सिखों ने उसमें क्या अपना किरदार अदा किया और अंग्रेज़ों को किस तरह उन्होंने अंग्रेज़ों के आगे इhtजाज किए राम मंदिर के लिए। तो है। इसके ऊपर जो है ना प्रॉपर आपसे जो है ना बात, बिल्कुल ये बड़ी मैं तो समझता हूँ प्रॉपर वीडियो बनती है इसके ऊपर कि भाई सिख कम्युनिटी का राम मंदिर के लिए क्या कंट्रीब्यूशन थी, ये सब इसके ऊपर प्रॉपर आबिद भाई आपके साथ वीडियो बनाएंगे और देखने वाले भी जरूर बताएं कि भाई सिख कम्युनिटी का जो रोल था किस किस को नॉलेज है उस हवाले से। जो भी नॉलेज होगा आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आबिद भाई मुझे ये बताएं, इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, इलेक्शन आ रहे हैं, ये बिल्कुल सर पे, इंडिया में भी इलेक्शन आ रहे हैं, पाकिस्तान में भी इलेक्शन आ रहे हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन सबके सामने है, पूरी दुनिया को पता है कि भाई क्या सिचुएशन आप शुएब भाई मुझसे आप ना सवाल पूछी जाते हो और मेरी आदत है सच बोल देने की। अब इलेक्शन की आप जो बात कर रहे हो ना, ये मैंने बात कर दी तो प्रॉब्लम आपके लिए मेरे लिए नहीं। सुनिए, अब आप भी सुनिए, ठीक है, सब लोग सुनिए। पहली बात तो ये है कि ये कौन से इलेक्शन, पाकिस्तान के इलेक्शन की बात कर रहे हो? भाईजान पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते। आपको किसने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं? पाकिस्तान में प्रॉपर एक फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। आओ किसने कहा इलेक्शन? और आपको ये लगता है कि आपके और मेरे वोट से कोई वज़ीर आज़म आता है या कोई हुकूमत चेंज होती है? ये आपकी और मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, हामिद मीर साहब, क्योंकि मैं आज हामिद मीर साहब को पकड़ रहा हूँ बार बार। हामिद मीर साहब अपने एक शो में, अपने प्रोग्राम में बता रहे हैं कि मैं आर्मी की एक ऐसी जगह पे मौजूद था जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी थे, वक्त के आर्मी चीफ भी थे। ये मेरे ख्याल से 2018 के इलेक्शन की बात आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसमें आर्मी चीफ जो हैं वो हामिद मीर साहब बता रहे हैं। सर मैं नहीं बता रहा, ना मैं उधर था ना मुझे पता। जो हामिद मीर साहब बता रहे हैं मैं वो कोट कर रहा हूँ, वो आपको बता रहा हूँ। हामिद मीर साहब कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को आर्मी चीफ ने कहा कि हम आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। अब इलेक्शन होने हैं, ये इलेक्शन से पहले की बातें बता रहा हूँ आपको, 2018 के। उन्होंने कहा जी हम आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। उन्होंने कहा जी शर्त क्या है? शहबाज शरीफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी हमारी शर्त ये होगी कि आपने नवाज शरीफ का साथ छोड़ देना है। अच्छा, यानी कि अपने भाई के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दो, यानी कि अपने भाई से गद्दारी कर दो, तो हम आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना देते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब थोड़े से परेशान हो गए। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं 2 मिनट मुझे सोचने का टाइम दीजिए। तो शहबाज शरीफ साहब साइड पे होकर सोचने लगे। तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि मैंने जाके शहबाज शरीफ साहब को कहा कि प्लीज़ अपने भाई का साथ ना छोड़िएगा। ठीक हो गया। अब शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ साहब जो है ना, उनके पास आते हैं, उन्हें आगे कहते हैं कि जी मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ सकता, लिहाजा मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनना। ठीक हो गया। अब हामिद मीर साहब इधर कहते हैं कि फौज के पास ऑप्शन नहीं था, आर्मी चीफ के पास ऑप्शन नहीं था कि अब मैं वज़ीर आज़म किसको बनाऊं। तो फिर उन्हें ऑप्शन नज़र आया इमरान खान साहब। फिर इमरान खान साहब के साथ डील हुई, उस डील के साथ ये वज़ीर आज़म बने। अच्छा, उस डील में ये भी डील हुई थी कि फ़ौज पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म होंगे इमरान खान साहब, इनसे 2-3 मुश्किल काम करवाएंगे। अच्छा, हामिद मीर साहब कहते हैं उनमें से मैं एक मुश्किल काम आपको बता देता हूँ, बाकी काम मैं मुश्किल आपको बता नहीं सकूँगा। उन्होंने कहा कि बताइए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुश्किल काम ये था कि इसराइल को तस्लीम किया जाए पाकिस्तान में, जो इमरान खान साहब ने नहीं किया, इख्तलाफात पैदा हुए, उनकी गवर्नमेंट चली गई। तो सर मैं इस बात से इस चीज़ को लेके आता हूँ कि कभी भी पाकिस्तान में, जो हामिद मीर साहब ने बताया है कि ये तो आर्मी चीफ साहब चूज़ कर लेते हैं कि ये वज़ीर आज़म बनेगा, वो वज़ीर आज़म बनेगा, तो ये तो उन्होंने चूज़ कर लिया हुआ था कि पहले शहबाज शरीफ को ऑफ़र दी, वो नहीं बने, फिर ऑफ़र दे दी इमरान खान को, इमरान खान साहब बन गए वज़ीर आज़म। तो भाई मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आपके और मेरे वोट की क्या वैल्यू है? अच्छा, दूसरी साइड पे इंडिया में भी इलेक्शन होने वाले हैं, आप क्या कहते हैं कि वहाँ पे कौन इस दफ़ा इलेक्शन जीतेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा या कौन सी पार्टी जीतेगी? देखिए, इंडिया में मोदी साहब का मुकाबला नहीं है, ठीक है ना उनसे कोई जीत सकता। देखिए, मोदी साहब लोगों के दिलों में, उनकी रूह में, उनकी आत्मा में, उनके दिमाग में बस चुके हुए हैं, क्योंकि मोदी साहब की ना औलादें हैं, ना उनकी फैमिली है, ना उनके बाद किसी ने वज़ीर आज़म बनना है। लोग ये समझते हैं, हमारी तरह नहीं लाइनें बनी हुई हैं, आज नवाज शरीफ साहब, कल उनकी बेटी, परसों उनका भाई, तरसों उनका बच्चा। उधर ऐसा चक्कर कोई नहीं है, ना उनकी फैमिली है, ना उनकी नस्लें चल रही हैं। तो उधर देखिए ना, मोदी साहब जब से उन्होंने 9-10 साल के टेन्योर में किया क्या है, राम मंदिर बनवा के दिया, लोगों के दिल जीत लिए, हिंदुओं के दिलों में जगह बना ली, जैसे तरक्की में मुसलमानों के दिल भी जीत, जैसे तरक्की में आया सूफिया मस्जिद बनी। अब आया सूफिया 1500 साल अंग्रेजों का चर्च रहा है, ठीक है, 1500 साल अंग्रेजों का चर्च रहा आया सूफिया, उसे हटा के चर्च से आया सूफिया मस्जिद बना दी गई। तो तुर्की में इलेक्शन जो है वो तैयब उर्दगान साहब जीत गए, लोगों के दिलों में जगह बनाई उन्होंने, क्योंकि लोग जो चाहते थे वो करके दिखाया उन्होंने। इसी तरह इंडिया में राम मंदिर बना, क्योंकि उस राम मंदिर में शुएब भाई, उनके जो राम है, उनकी जन्मभूमि है,
ये इंडिया के बकौल, मेरे बकौल नहीं है, ये हिस्ट्री के बकौल है, जो हिस्ट्री बता रही है। मैं नहीं बता रहा हूँ, ना मुझे पता, ना मैं कभी इंडिया गया, ना मैंने राम मंदिर देखा, मुझे कुछ नहीं पता। देखें तो बहुत सी चीजों हिस्ट्री ये चीज बता रही है कि उधर राम मंदिर था, उनकी जन्म भूमि थी उधर। ठीक है। तो इसी तरह ही देखिए मोदी जी ने जो उधर काम किए हैं, ठीक है। मोदी साहब ने आम आदमी को अमीर किया, ठीक है। आम आदमी को घर दिए, मतलब उन्होंने उनकी पॉलिसीज इंडिया के लिए, सर सुनिए, ठीक है, उनकी पॉलिसीज इंडिया के लिए, इंडिया की हिस्ट्री में जब से इंडिया आज तक बना है, आज तक इंडिया में ऐसी पॉलिसीज लाने वाला कोई नहीं था। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनाने वाला कोई नहीं था। तो मोदी कैसे हार सकते हैं सर, आप बता दें मुझे। ठीक है, पाकिस्तान की बात करें, हमें ऐसी सिचुएशन में क्या देखने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, क्या समझते हैं कि हमारे आपस में रिलेशन बेहतर हो भी सकते हैं, यानी दोनों साइड पे इलेक्शन हो जाएंगे, यहाँ पे भी जो प्राइम मिनिस्टर बने, वहाँ पे भी जो भी प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके बाद सर मैं आपको फ्यूचर के बारे में मैं बता देता हूँ। इंडिया साइड से जो है ना, वो होंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वजीर आजम नेक्स्ट, ठीक है। पाकिस्तान से नेक्स्ट वजीर आजम नवाज शरीफ साहब होंगे। तो इनके तो मेरे ख्याल से थोड़ा पास्ट अगर देखें तो कहीं ना कहीं रिलेशन बेहतर रहे हैं। सर मैं वही बताने लगा हूँ कि जब ये दो गवर्नमेंट आ जाएंगी, इनके आपस में तल्लकात भी बेहतर होंगे, इनकी जफियाँ भी डलेंगी, इनके आपके, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताता चलूँ, ठीक है, कि इंडिया को आपको मनाना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान की एक टगे की भी जरूरत नहीं है। नहीं आबिद भाई, इधर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि इंडिया के भी काफी हद तक फायदा हो सकता है, रास्ता मिल सकता है इंडिया को वो सेंट्रल एशिया तक का, अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर होते हैं। जो लोग एजुकेटेड हैं या चीजों को समझते हैं वो इस चीज से एग्री करेंगे, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैं जिस तरीके से बताना चाह रहा हूँ उसे आप समझिए। इंडिया को दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है जी, दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां उधर है, नो डाउट, तरक्की कर चुके हैं, तरक्की में उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो पाकिस्तान उनके लिहाज से बहुत ज्यादा पीछे है, तो उन्हें पाकिस्तान की देखिए जरूरत तो पाकिस्तान है ना, हमें जरूरत होगी अमेरिका की, हमें जरूरत होगी फ्रांस की, जिनसे हम टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, जिनसे हमको फायदा ले सकते हैं अपने मुल्क के लिए। उन्हें हमारे मुल्क से, मुझे लगता है, देखिए हो भी सकता है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान से इंडिया को फायदा नहीं है। हाँ, पाकिस्तान को इंडिया से बहुत ज्यादा फायदा है, उनसे ट्रेड खुलेगी, उनसे IT के बारे में हम कुछ ले सकते हैं, वो चांद पे पहुंच चुके हैं, उसके बारे में हम कोई टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, बहुत सी चीजों में सब्जियां ले सकते हैं, बहुत कुछ ले सकते हैं। तो उसमें फायदा आम सिविलियन का है, आम आदमी का फायदा। ठीक है, लेकिन उधर फर्क ये है, ये इलेक्शन तो होंगे, वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, ये चीज कंफर्म है, जो भी आए प्राइम मिनिस्टर वो इलेक्टेड होगा, यहाँ पे शायद सिलेक्टेड होगा। देखिए भाई, मैंने आज ये बात की कि वजीर आजम सिलेक्टेड आता है, हमारे वोट से नहीं आता, पता नहीं मुझे क्या क्या चीज फेस करनी पड़ेगी। मैं पूछता हूँ, ये बात नवाज शरीफ साहब भी करते थे, ये बात जरदारी साहब भी करते थे, ये बात जरदारी साहब के बेटे भी करते थे, ये नवाज शरीफ साहब की बेटी भी करती थी, मीडिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी ये बात करते थे कि पाकिस्तान में सिलेक्टेड गवर्नमेंट आ रही है, सिलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। आज आबिद अली ने ये बात कर दी तो मिर्चें क्यों लगती हैं? खैर, यहाँ पे हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आबिद भाई ने आज बहुत सी ऐसी बातें की हैं जो मेरे लिए शायद अनएक्सपेक्टेड थी। खैर, आपसे मैं ये कहूंगा कि आपको आबिद भाई की बातें कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आबिद भाई ने जो प्रेडिक्शन किया कि भाई दोनों साइड पे जब इलेक्शन होंगे, वहां पे जिसकी गवर्नमेंट आए, यहाँ पे भी जिसकी गवर्नमेंट आए, उसके बाद रिलेशन बेहतर हो सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताइएगा। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।